हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर थ्री। सेमेस्टर थ्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है आज के सेशन में मेजर पेपर 4। और कौन सा सब्जेक्ट का? तो हिस्ट्री का। हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जरूर से जरूर अभी तक आप लोग इस सेशन को अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं कि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग इसके लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और हमें कमेंट के माध्यम से अगर कोई भी अगर दिक्कत वगैरह होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पेड पीडीएफ अगर परचेज करना होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर अगर कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आप लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे क्लास रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको समय से पहले दिया जाता है। समझे? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो औरंगजेब की दक्षिणी नीति का मूल्यांकन करें, यानी कि औरंगजेब का दक्षिण नीति था उसके बारे में हमें बतलाना है, यानी कि मूल्यांकन करना है। तो चलिए देखिए यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर दे। औरंगजेब की दक्षिणी नीति जिसे क्या कहते हैं? तो दक्कन की नीति के भी नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य की प्रमुख नीति में से क्या थी? तो एक थी, यानी कि मुगल साम्राज्य में जितने भी प्रमुख नीतियां थे उनमें से डेक्कन नीति, या फिर इसको हम अन्य नाम से दक्षिण नीति के भी नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रमुख नीति में से एक थी। इस नीति के तहत औरंगजेब ने दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों और शक्तियों को अपने साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास किया। कहने का मतलब है जो औरंगजेब था वो दक्षिण नीति या फिर डेक्कन नीति के ही माध्यम से क्या किया? तो विभिन्न राज्यों के जो राजा थे या फिर जो वहां पे शक्ति वहां पे रहते थे उनको क्या किया? उनको हरा कर अपने साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास किया। समझे? कौन सा नीति के तहत? तो दक्षिण नीति के तहत। औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें से आता है फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो राजनीति और सैन्य विस्तार का एक सब पॉइंट आता है, विजय और विस्तार। विजय विजय और विस्तार कहने का मतलब है कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के शक्तिशाली राजाओं पर विजय प्राप्त की। क्या की? तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के जो भी शक्तिशाली राजा थे उन पर विजय प्राप्त की, यानी कि उनको हरा दिया। चलिए आगे देखेंगे तो 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया। ये विजय दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण कदम थे। कहने का मतलब है कि जो औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा के जो शक्तिशाली राजा थे उन पर विजय प्राप्त किया, यानी कि उन सारे राजाओं को हराकर 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में क्या किया? तो शामिल कर दिया, मिला दिया। और इसके कारण से जो मुगल साम्राज्य का दक्षिण में जो कि विस्तार हुआ और एक महत्वपूर्ण कदम देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगले पॉइंट में आता है मराठा संघर्ष। मराठा ने किस प्रकार से संघर्ष किया? तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मराठा के साथ औरंगजेब का संघर्ष उसे दक्षिणी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी के साथ लंबी लड़ाई ने मुगलों को काफी थका दिया।
क्या किया तो काफी थका दिया, उनकी सैन्य और आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया तो कमजोर कर दिया। किसको तो औरंगजेब को। यानी कहने का मतलब है कि मराठों के साथ और औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ, यानी कि बहुत सारा लड़ाई हुआ, जो कि दक्षिण नीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है इस लड़ाई को। और जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी के साथ लंबे समय तक लड़ाई हुआ था, मुगल को काफी थका दिया था। कौन तो शिवाजी के उत्तराधिकारी, जो कि औरंगजेब को यानी कि मुगल को काफी थका दिया था, और उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को भी क्या कर दिया तो कमजोर कर दिया। किनको तो औरंगजेब को। चलिए हम लोग आगे देखेंगे जो कि आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, लंबी अवधि के परिणाम। लंबी अवधि के परिणाम कहने का मतलब है जो कि इसका सब पॉइंट आता है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट दक्षिण भारत में निरंतर युद्ध ने, दक्षिण भारत के निरंतर युद्ध ने मुगल खजाने को क्या कर दिया तो खाली कर दिया। विशाल धनराशि और संसाधनों का उपयोग इन युद्धों में हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य की वित्तीय स्थिति भी कमजोर हो गया। कहने का मतलब है कि जब औरंगजेब दक्षिण नीति पर काम कर रहा था, तो क्या हुआ तो वित्तीय संकट देखने को मिला मुगल साम्राज्य में। बहुत सारे जो भी खजाने थे मुगल साम्राज्य के वो क्या हो गए तो खाली हो गए। इसके कारण से विशाल धनराशि और संसाधन का भी उपयोग किया गया। कब तो दक्षिण नीति के दौरान। इसके कारण से मुगल साम्राज्य की वित्तीय स्थिरता यानी कि इकोनॉमिकल फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि कमजोर हो गई, वीक हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं प्रशासनिक कठिनाइयां। प्रशासनिक कठिनाइयां किस प्रकार से थी तो दक्षिण के विजय क्षेत्र का प्रशासनिक प्रबंधन मुश्किल था। औरंगजेब को इन क्षेत्रों को नियंत्रण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे प्रशासनिक विफलता भी क्या होगी तो बढ़ गई। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, और आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी स्टूडेंट आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं ना, तो पहले तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, या फिर अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग मैसेज जरूर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, समझे, थोड़ा सा हमें भी पता चल सके। क्योंकि हम आपको बता दूं कि चैनल जो कि बहुत ही न्यू स्टार्ट हो चुका है, समझे ना, सेमेस्टर के लिए हम पहले ही बहुत, मुझे लगता है कि 2020 से आपको हम पढ़ा रहे हैं। 2020 से हम यूट्यूब पे क्लास करवा रहे हैं, समझे ना। मेरा दूसरा भी चैनल है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से अगर हम न्यू क्लास करवा रहे हैं तो हम थोड़ा सा, हमको भी अभी जरूरत है, आप लोग की सर्वे की जरूरत है कि आप लोग को जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आंसर आपको लोग को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम आप लोग से हम रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जरूर जरूर कमेंट करके हमें बताइए, और सेशन को पहले तो लाइक कीजिए, सेशन को पहले तो लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो क्षेत्रीय या स्थिरता। क्षेत्रीय या स्थिरता किस प्रकार से थी तो मराठा प्रतिरोध, मराठा शक्ति और प्रभाव लगातार क्या हुआ तो बढ़ता गया। शिवाजी की गुरीला युद्ध नीति और उनके उत्तराधिकारियों की रणनीतियों ने मुगल के लिए दक्षिण में स्थिरता बनाए रखने में क्या कर दी तो मुश्किल कर दी। मुगल साम्राज्य का जो दक्षिण हिस्सा था, दक्षिण हिस्सा था, उसमें स्थिरता बनाने के लिए क्या कर दी तो मुश्किल कर दी। कौन तो जो शिवराज की गुलीरा युद्ध नीति थी, इसके कारण से। और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उनको उनके साथ बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, समझे। चलिए हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है स्थानीय विद्रोह। किस प्रकार से स्थानीय विद्रोह हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे दक्षिण नीति में। तो दक्षिण के स्थानीय विद्रोह और यह संतोष ने मुगलों के प्रशासन और अधिक कठिन बना दिया। यानी कि दक्षिण में जो स्थानीय विद्रोह हुआ था और यह संतोष जो कि फैला था, ने मुगल को क्या कर दिया तो प्रशासन को और भी अधिक कठिन बना दिया। औरंगजेब को कई मोर्चों पर विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी कि औरंगजेब था जो कई सारे, यानी कि अनेक सारे मोर्चों के विद्रोह का क्या क्या सामना किया, जिससे उनकी सैन्य और प्रशासनिक क्षमता पर भी दबाव मिला, प्रभावित हुआ था। चलिए हम लोग पॉइंट में आते हैं जो कि आता है पॉइंट नंबर 4, औरंगजेब की व्यक्तिगत भूमिका। यानी कि औरंगजेब की व्यक्तिगत भूमिका किस प्रकार से थे, यानी कि उनका नेतृत्व करने का क्षमता किस प्रकार से था, कौन कौन से वो नीति वगैरह लाते थे, तो उसको भी बारे में हम लोग देखेंगे। जो क्या आता है फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो व्यक्तिगत नीति। व्यक्तिगत नीति किस प्रकार से था तो औरंगजेब ने दक्षिण में कई अभियानों का व्यक्तिगत नेतृत्व किया।
उन्होंने दक्षिण दक्षिण भारत में कई वर्षों तक रहकर युद्ध का संचालन किया, यानी कि दक्षिण भारत में रहकर कई वर्षों तक युद्ध का क्या किया तो संचालन किया, जिससे उनकी केंद्रीय सत्ता क्या हो गई तो कमजोर होगी। कहने का मतलब है कि जो मुगल साम्राज्य का जो केंद्रीय सत्ता था वहां से हटकर भारत के दक्षिण हिस्सों में जाकर कई वर्षों तक वहां पे बिताया और वहां पर रहकर बहुत सारे युद्धों का संचालन किया, नेतृत्व किया, तो जिसके कारण से जो उसका केंद्रीय सत्ता था समझे ना, वो खाली रहने के कारण से भी वो कमजोर देखने को मिला। चलिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो कि आता है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति किस प्रकार से था औरंगजेब का, तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने दक्षिण में हिंदू शासकों और जनता में यह संतोष फैला दिया। कहने का मतलब है कि जो औरंगजेब का धार्मिक नीति जिस प्रकार था उसके कारण से जो भी हिंदू शासक थे और जनता जनता थे, जो हिंदू जनता थे उनमें असंतोष जो कि फैल गया, जिससे उनके खिलाफ भी विद्रोह और विरोध बढ़ गए। यानी कि जो उनका धार्मिक नीति था इसके कारण से जो भी हिंदू शासक थे या फिर जनता थे उन सारे में क्या हो गए तो यह संतोष फैल गए। आने का मतलब कि उससे नाखुश रहने लगी और इसके कारण से बहुत सारे विद्रोह और विरोध जो कि बढ़ गए थे औरंगजेब के खिलाफ। चलिए अगले हम लोग पॉइंट में आते हैं दीर्घकालीन प्रभाव, किस प्रकार से लंबे समय तक किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था उसमें से हम लोग देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, तो औरंगजेब की दक्षिण नीति ने मुगल साम्राज्य के पतन की एक नींव रखी। कहने का मतलब है कि जब औरंगजेब ने दक्षिण नीति अपनाया, दक्षिण नीति पर कार्य कर रहा था, तो उसी समय से मुगल साम्राज्य के पतन आने की समाप्त होने की एक नींव मतलब रखी गई, समझे। निरंतर युद्ध और वित्तीय संकट ने साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता को क्या किया तो गंभीर नुकसान पहुंचाया। कहने का मतलब है जब औरंगजेब दक्षिण नीति पर काम कर रहा था ना, तो मुगल साम्राज्य का तो पतन इसी टाइम जो कि नींव रखा गया था। क्यों नींव रखाया था, तो जो औरंगजेब था वो बहुत सारे निरंतर युद्ध यानी कि बहुत सारे युद्ध को लड़ाई कर रहा था, तो इसके कारण से क्या हुआ तो लड़ाई करने में आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे वित्तीय संकट होते हैं, यानी कि आर्थिक हानि हमें देखने को मिलता है। आर्थिक हानि हुआ मुगल साम्राज्य को यानी कि औरंगजेब को, जिसके कारण से क्या हुआ तो जो इसकी शक्ति थी वो स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के, जो उसकी स्थिरता थी उसमें नुकसान पहुंचा, उनकी प्रभाव देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस प्रकार से हुआ, तो मराठा साम्राज्य और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय मुगलों को क्या किया तो कमजोर करने का एक परिणाम था। कहने का मतलब है कि जो मराठा साम्राज्य थे और अन्य क्षेत्रीय शक्ति उनका उदय हुआ, उसके कारण से मुगलों को भी उसके कारण से जो मुगल के जो शासक था कौन तो औरंगजेब था, उनको कमजोर करने का भी एक परिणाम माना जाता है। दक्षिण नीति की विफलताओं करने का कि फेल होने से इन शक्तियों को उभरने का मौका मिला। कहने का मतलब है कि जब अलग अलग जैसे कि मराठा साम्राज्य में या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में जो जितने भी शक्तियां उदय हुए आने के वहां से निकले, तो उसके कारण से क्या हुआ तो मुगल जो शासक था औरंगजेब वो कमजोर पड़ गया और इसके कारण से जो भी दक्षिण नीति की विफलताओं के कारण ये बन जाता है। और ये विफलताओं के कारण के साथ बनने के साथ साथ क्या हुआ तो जो भी मराठा साम्राज्य या फिर अन्य शक्तियों के जो भी वहां के शासक थे वो उभरे, उसके कारण से क्या हुआ तो उनको एक नई शक्तियों का भी यानी कि मतलब एक नई शक्ति आने की, एक मजबूत शक्ति बनने का वहां पे मौका मिला था। चलिए हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, समझे ना। अगर आप लोग जैसे कि आप लोग को पता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम आपका लिया जाएगा, समझे ना, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो निष्कर्ष लिखना जो कि एक कंपलसरी पॉइंट बन जाता है। हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो औरंगजेब की दक्षिण नीति एक व्यापक दृष्टिकोण में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस नीति ने मुगल साम्राज्य को विस्तारित तो किया लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। यानी कि क्या हुआ तो विस्तारित तो किया मुगल साम्राज्य को, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। वित्तीय संकट भी देखने को मिला, प्रशासनिक विफलता भी देखने को मिला, क्षेत्रीय स्थिरता भी देखने को मिला और मराठा प्रतिरोध ने इस नीति को दीर्घकालीन के रूप में क्या किया तो यह सफल बना दिया। आने के लंबे समय के बाद इसको सफल बना दिया, किसको तो दक्षिण नीति को। और दक्षिण नीति किसने लाया था तो औरंगजेब ने लाया था, समझे।
औरंगजेब ने यह नीति मुगल साम्राज्य के पतन की एक प्रमुख कारकों में से एक साबित होता है। समझे? तो आप लोग को ये पॉइंट जो कि निष्कर्ष ये जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए कि ये VVI पॉइंट हो जाता है। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा, पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है, समझे ना। सभी पेपर का यहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपको कोई भी रिप्लाई वगैरह डॉट वगैरह होता है क्लास से रिलेटेड, तो वो भी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। तो और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे क्लास से रिलेटेड या फिर पीडीएफ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, समझे, और एग्जाम से रिलेटेड भी सारे के सारे अपडेट आपको दिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।